नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। एक लौता ऐसा शो जहां पर हम ख्याल रखते हैं आपकी कमाई का, आपकी बचत का, आपके खर्च का और आपके निवेश का, आपके तमाम आर्थिक सपनों का। हम आपको बताते हैं एक ऐसी राह जहां पर आप आर्थिक आज़ादी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बेहद खास शो लेकर आई हूं आज मैं आपके लिए, जहां पर हमारा फोकस रहने वाला है आपकी आर्थिक आज़ादी पर और महिलाओं पर। क्या कुछ खास है, क्या है शो की मुख्य बातें, देखिए। सही फंड बेहतर रिटर्न, किस फंड में आपको बनानी चाहिए एग्जिट की रणनीति। फंड अगर कर रहा है अंडर परफॉर्म तो कैसे उसकी पहचान करें। इसके साथ साथ टैक्स बचाने के लिए कोई निवेश का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो कौन सा फंड हो सकता है आपके लिए बेहतर। आर्थिक आजादी की उड़ान, नारी शक्ति का सम्मान, महिलाओं के लिए निवेश की राह कैसे बने आसान, कमाई का मकसद, टिप्स बेहद सरल, एंटरप्रेन्योर से लेके हाउसवाइफ तक के लिए कमाई की रणनीति, सम्मान से समृद्धि, आर्थिक आजादी जरूरी। आज हम लेकर आ रहे हैं विमेंस वेडनेसडे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। आपके कोई भी सवाल हो निवेश, इंश्योरेंस, टैक्स, लोन को लेकर तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। इतना ही नहीं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव भी होते हैं और आपके सवाल वहां से भी हम शो में शामिल करते हैं। अपने सवाल आप हमें भेजें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अपने सवाल भेजें और हम आपके सवालों के जवाब लाइव हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए दिलवाते हैं। चलिए तो शो की शुरुआत होगी आज सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दर्शकों का जो सिलसिला है सवाल भेजने का वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। भले ही वो यूट्यूब के जरिए हो, भले ही व्हाट्सएप के जरिए हो, आप जो इतने सवाल हमसे पूछ रहे हैं उसका मकसद और मतलब यही है कि आपका हम पर भरोसा बढ़ गया है और इसी के भरोसे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इसी स्नेह, इसी प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आज मेरे साथ जो खास मेहमान शामिल हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे, हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज, गजेंद्र कोठारी, डायरेक्टर टिकाऊ वेल्थ, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए आप दोनों के साथ एक एक करके हम दर्शकों के सवाल लेंगे और पहला सवाल जो है वो अविनाश का मैं लेना चाहती हूँ। और मेरे ख्याल से हर्ष, क्या आपके पास इनका सवाल है? बिल्कुल आप ही के पास इनका सवाल है और ये हमारे YouTube के दर्शक हैं हर्ष, और क्योंकि YouTube के दर्शक होते हैं वो काफ़ी विस्तार से अपने सवाल हमें नहीं देते, इसीलिए दरख्वास्त आप सबसे यही है कि अगर सवाल YouTube पर भेज रहे हैं तो न सिर्फ फंड्स के नाम डालिए, कितने की SIP आपने शुरू कर रखी है और कितने साल तक आप करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है, कुछ इस तरह की जानकारी देंगे तो हम आपको एक सही और सटीक और विस्तार से सलाह भी दे पाएंगे। बहरहाल हर्ष, अविनाश का सवाल है और 10 साल में इन्हें चाहिए 25 लाख रुपए। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, ABSL का ELSS फंड है इनके पास, और टाटा का डिजिटल इंडिया है और निप्पॉन का स्मॉल कैप है। और ये जो SIP कर रहे हैं इन फंड्स में कितने सालों से कर रहे हैं, हालांकि कुछ जानकारी की कमी है मेरे पास, लेकिन बताइए ओवरऑल अगर हम फंड देखें। अच्छा, उससे पहले पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो है हर दूसरे पोर्टफोलियो में दिखाई देता है हर्ष, यहाँ पे इसका AUM भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये अब थोड़ी चिंता की बात नहीं करनी चाहिए क्या निवेशकों को? सर देखिए कविता, जो स्कीम की नाम आप ले रहे हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये एक बहुत ही अच्छी तरह मैनेज्ड फंड है और मुझे नहीं लगता कि जो AUM आज की तारीख में इनका AUM करीबन 55 या 56 हजार करोड़ रुपए आसपास होगा। और क्योंकि फ्लेक्सी कैप मैंडेट है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की कोई इन्हें कमी होगी कि भाई इन्हें मैंडेट स्पेसिफिक है कि भाई सिर्फ लार्ज कैप में करना है या मिड कैप में। फ्लेक्सी कैप का मैंडेट है कि आप पूरी मार्केट में से कोई भी कंपनी जो आपकी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती है आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो और प्लस एडिशनली इनके पास एक इंटरनेशनल एलोकेशन है जो करीबन 17 से 20% के आसपास आज की तारीख में है। मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी होगी। और अगर हम साइज की बात करें तो भी आई डोंट थिंक कि इतनी चिंता की बात आज की तारीख में है। जहां तक मैं अविनाश के पोर्टफोलियो की अगर बात करें, जो स्कीम्स हैं वो ओके है, मतलब वो ठीक है, ऐसे कोई बड़ी दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एलोकेशन जो पर स्कीम पे है वो मुझे थोड़ा कंसर्न लगता है और इन्हें शायद थोड़ा ध्यान देना होगा कि इन्हें ये जो सेक्टर फंड है, टाटा डिजिटल फंड इनके पास है, उसमें 1,500 रुपया कर रहे हैं, स्मॉल कैप में 2,000 कर रहे हैं, वेरेस फ्लेक्सी कैप में 1,000 कर रहे हैं। सो आई थिंक इनकी एलोकेशन जो है उसमें थोड़ा बदलाव करने की इनकी जरूरत है।
जहाँ तक एपीएसएल का ईएलएसएस फंड की बात है, ये थोड़ा अंडर परफॉर्मर है, लेकिन मैं अभी भी सुझाव नहीं दूँगा कि इन्हें निकलना चाहिए। 1 साल और रुकें और फिर ये डिसीजन लें कि क्या करना है इस स्कीम का 1 साल बाद। एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि इनके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप है, ईएलएसएस है, सेक्टर फंड है और सीधा फिर स्मॉल कैप है। सो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक पहले मिड कैप लीजिए और फिर एक स्मॉल कैप की तरफ जाइए। तो सिर्फ एक बदलाव इनके पोर्टफोलियो में मैं सुझाव दूँगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की जगह पे वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ले लें, जो एक मिड कैप फंड। सो स्मॉल कैप से निकलें, मिड कैप में अभी आएँ। आगे जाके चाहिए तो फिर ये शायद स्मॉल कैप जोड़ें तो ठीक होगा। एक्चुअली हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है नहीं अविनाश, वरना बहुत सारे सिनेरियोज़ हो सकते थे जो उनको समझने हो शायद। बहरहाल इतने सलाह आपने दी विस्तार से, उम्मीद करते हैं कि अविनाश को ये समझ में आए। गजेंद्र कोठारी के लिए पाल साहब फ़ोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश से, बताइए सर। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास कुछ फंड है, कुछ एसआईपी की थी मैंने पहले से। तो देख मैम सकते हैं आपके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी है सर, आपके पास आईसीआईसीआई प्रू का भी एक फंड मौजूद है, फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप भी है, आदित्य बिरला का भी लार्ज कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है आपके पास। सर ये जो फंड्स हैं ये आपने कब से शामिल किए हुए हैं, और स्मॉल कैप की तादाद आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी ज़्यादा भी लग रही है, तो कोई ख़ास वजह से, किसी खास सलाह के आधार पर आपने ये स्मॉल कैप फंड्स शामिल किए हैं, कि आपने जो जोरदार तेजी देखी उस माहौल में लगा कि बटोर लें जितना स्मॉल कैप हो सकता है उतना फायदे में रहेंगे? क्या कहिएगा? हाँ मैम ऐसे ही कुछ हुआ, पर मैंने अभी पूरी एसआईपी बंद कर दी है मैम। अभी मुझे नए सिरे से नया पोर्टफोलियो बनाना है 16,000 रुपए का, तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ। तो इन सब फंड्स में बंद कर दिए सर? हाँ मैम, बंद कर दिए है अभी, और मैं ये और जानना चाह रहा हूँ कि इस अमाउंट का मैं क्या करूँ। चलिए, वैसे तो अपने आप में स्टैंड अलोन तौर से देखा जाए तो सभी की सभी स्कीम्स बुरी नहीं है। हालांकि आपने जो बंद की हैं वो किस सोच के अनुसार बंद की, जरा समझना चाहूंगी। मैम नंबर ऑफ फंड बहुत ज्यादा हो गए थे, मैं आपका शो डेली देखता हूँ, तो उससे मुझे ऐसा फील हुआ कि नंबर ऑफ फंड कुछ ज्यादा हो गए, तो मैंने सोचा कि नया पोर्टफोलियो बनवा लूँ। तो इन सारे फंड्स में जो आपकी एसआईपीज अब तक जितनी भी गई हैं उन सब में 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है? हर एसआईपी का 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है सर? मैम 2 साल हुए हैं, 2 साल, सब में 2 साल हो गए थे। सब में 2 साल हो चुके हैं ना, चलिए ठीक है। अब मैं जाती हूँ गजेंद्र के पास, और 10 साल का समय आपने दिया है इस पोर्टफोलियो को। हालांकि आपने ये मुझे नहीं बताया कि कितना कॉर्पस आपको जो है वो इकट्ठा करना है। तो गजेंद्र, अब मामला यहाँ पर ये है कि इन्होंने सभी एसआईपी बंद कर दी हैं और 2 साल हो चुके हैं एसआईपी रोके हुए, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि निकालने का तो खैर मेरे ख्याल से जो यूनिट फ्री हो चुके हैं वो निकालने अगर ज़रूरत हो तो, वरना आप बताइए कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब उसके अलावा जो नया पोर्टफोलियो है वापस से बनाना है 10 साल का, तो वो कौन से फंड होंगे? इसमें से भी अगर कोई कंटिन्यू करने हैं तो कौन से करने हैं और क्यों करने हैं? बिल्कुल कविता जी, गोलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपने जैसा कि कहा कि आपने काफी सारे फंड्स इकट्ठा कर लिए हैं, और वो कई बार पोर्टफोलियो सुपरमार्केट जैसा बन जाता है, तो उसको बिल्कुल ट्रिम करना चाहिए। जैसे कि मैं आपका देख रहा था, आपके ऑलरेडी 4 स्मॉल कैप फंड आपने लेके रखे थे, निपॉन, एक्सिस, एसबीआई, क्वांट स्मॉल कैप। तो हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा फंड्स लेते हैं तो ज्यादा रिटर्न्स आता है, ऐसा नहीं होता है। बियॉन्ड ए लेवल उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर अब आपको नया पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं रेकमेंड करूंगा ओवरऑल 4 से 5 फंड्स के ज्यादा उसके ऊपर आपके पास पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, और हर कैटेगरी में एक फंड्स अगर आप रखते हैं तो मोर देन इनफ है। एक ही कैटेगरी में अगर आप 3 लार्ज कैप रखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। तो अब अगर आपको विड्रॉ करना है तो स्मॉल कैप से निकलने का ये सही समय है कविता जी, बिकॉज स्मॉल कैप में काफी ज्यादा एक वैल्यूएशन बढ़ चुका है, और आपने शायद अच्छा गेन्स भी बनाया है इसमें गोलूपाल जी। तो यहाँ इस वक्त आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, पैसे निकाल के। अगर आपको पैसे डाल के नए पोर्टफोलियो बनाने हैं तो इन्हीं फंड्स में से आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी आप ले सकते हैं, उसमें हम 5,000 का नया एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी डाल सकता है, उसमें आप 5,000 का कर सकते हैं। और स्मॉल कैप में आप सिर्फ 3,000 रुपए की एसआईपी आप चालू रखिए, या निपॉन जो इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक एडवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड है जो एक हाइब्रिड फंड है,
वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कभी अगर मार्केट गिरता है तो ये फंड आपको प्रोटेक्शन देगा तो और डाइवर्सिफिकेशन देगा, तो इसमें भी आप 3000 की एसआईपी कर सकते हैं। सो इस हिसाब से आप 16000 की एसआईपी, 5000 कोटक, 5000 आईसीआईसीआई, 3000 निपॉन और एडलवाइस, और ये पोर्टफोलियो भी जो आप रिडीम करते हैं आप इसी प्रोपोर्शन में ये चारों फंड में एलोकेट कर सकते हैं। अभी स्मॉल कैप में एग्रेसिव जाने का समय नहीं है, अभी थोड़ा पोर्टफोलियो बचाने का समय है, और अगर मार्केट 10-15% करेक्शन होता है तो फिर आप स्मॉल कैप में ज्यादा जा सकते हैं। और अगर आप ये 10 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो लगभग 12-14% का आप इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बहुत लो वोलेटिलिटी। अभी जो आपने स्मॉल कैप में किया है उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, तो इस वक्त निकल जाएं और पोर्टफोलियो को हम सेव कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो गजेंद्र, एक सवाल जो मुझे पूछना है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने बहुत सारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, लेकिन 10 साल का भी समय है। अगर एक्सपोजर को ख़त्म करने की बजाय कम कर दें तो क्या वो किया जा सकता है? एक आधा तो स्मॉल कैप रखा जा सकता है, या आपको लगता है कि बाकी के जो फंड्स आपने सुझाए हैं उसमें इनके पास स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, तो ज़्यादा एक्सपोजर लेने की कोई वजह नहीं है? बिल्कुल, तो एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में हम कंटिन्यू कर सकते हैं एसआईपी, और उसमें बाकी जो पैसा भी जो आ रहा है वो जो हम रिडीम करेंगे सारे फंड से, उसमें से हम इसमें एलोकेट कर सकते हैं। और एक स्मॉल कैप फंड काफी है कविता जी, अभी उनके पास 4-4 है, उससे कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं होती है। और 10 उसमें खाली दिक्कत क्या होती है कि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आने वाले टाइम पे स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि वो बड़े भी उतने ज्यादा है, तो कहीं वो उनको नर्वस ना कर दे, इसीलिए थोड़ा ट्रिम करके 20% से ऊपर फिलहाल स्मॉल कैप नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पाल साहब, आपने सलाह समझ ली पूरे विस्तार से। गजेंद्र ने आपको बताया क्या बदलाव करने हैं। फंड्स के नाम अभी नोट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ये जो शो है हमारे यूट्यूब पे भी जाता है, चैनल के यूट्यूब पे जाइए, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की प्लेलिस्ट में आपको आज का शो भी मिल जाएगा। फंड्स के अलावा और कोई सवाल पूछना है गजेंद्र से? नो मैम। मैं ये वो कह रहा था, निपॉन स्मॉल कैप में मैम कंटिन्यू नहीं हो रही है इस एसआईपी, अभी शायद ऊपर से बंद है, कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था गजेंद्र? यस, बिल्कुल। उन्होंने पोर्टफोलियो का साइज काफी बड़ा हो गया है, तो हाँ। अगर आप उसमें नहीं कर सकते हैं तो फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट पाल साहब। अगला सवाल सुरभि का मैं लूंगी जो कि हर्ष के लिए है। हर्ष, अगेन यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं, मेरे ख्याल से हर्ष को बहुत लोग यूट्यूब पर देखते हैं, इससे जितने भी हर्ष के आज सवाल हैं वो सब यूट्यूब के ही हैं, और नंबर इन्होंने हमें दिया नहीं है तो हम संपर्क नहीं कर पा रहे, इसलिए जानकारी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। हर्ष, तो सुरभि के पास 20 साल का समय है, तो मुबारकबाद उसके लिए, अच्छा खासा समय है। और इनके पास भी देखिए पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का भी फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप है, मिरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है। सारी टॉप स्कीम्स इकट्ठा करके रख ली है, सिवाय दो स्कीम्स के अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज देखना चाहूँ तो हैं, और 10,000 की ये SIP भी कर रही हैं। फोन लाइन पे नहीं है, वरना और जानकारी हम ले लेते हैं। आज विमेंस वेडनेसडे भी है तो थोड़ा सा सुरभि को और भी हम सलाह दे देते उस नज़रिए से भी। बहरहाल बताइए, छांटना चाहिए क्या ये फंड, तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा, कि आपको लग रहा है फंड्स अच्छे हैं? देखिए कविता, स्कीम्स अच्छी हैं, वो अपने आप में अगर मैं देखूं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन जब हम कलेक्टिवली देखते हैं, जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं, तब देखेंगे कि इसमें काफी डुप्लीकेशन है। 10,000 रुपए के लिए इन्हें इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो इनका पोर्टफोलियो में थोड़ा छांट देता हूँ और थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर ये 2,500 रुपया करके 4 स्कीम में रखें और अलग अलग मार्केट कैटेगरीज में रखें तो उनका काम पूरा हो जाता है। तो HDFC फ्लेक्सी कैप ये रिटेन करें, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, तो वे 2 इन्हें फ्लेक्सी कैप हम रिटेन कर रहे हैं आउट ऑफ जो भी इनके पास जितनी स्कीम्स थी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप क्वाजी लार्ज कैप है कि भाई इनमें जो एलोकेशन आज की तारीख में वो लगभग ज्यादा लार्ज कैप की तरफ है, तो हमने 2 फ्लेक्सी कैप रखी हैं, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। तो सुरभि, ये पोर्टफोलियो के साथ अगर आप 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं और कंटिन्यू करती है तो आपका सारा पर्पस जो डाइवर्सिफिकेशन का पूरा हो जाता है। बाकी के जो दो स्कीम्स हैं जो हम बंद कर रहे हैं, उनमें से रिडीम करिए और इन्हीं 4 स्कीम्स में आप री इन्वेस्ट वापस कर दीजिएगा, ताकि आगे जाते हुए आपके पास सिर्फ 4 स्कीम है। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते तब हम उस समय देखेंगे कि आपको और कोई स्कीम जोड़ने की जरूरत है कि नहीं।
ऑलराइट, चलिए सुरभि है नहीं तो पता नहीं कि और क्या सवाल पूछ पाती वो। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सलाह उन्हें मिल गई हो। विजेंद्र हमारे अगले दर्शक हैं जो फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जी मैम। विजेंद्र, नमस्कार क्या करते हैं आप? मैम अभी तो गवर्नमेंट जॉब है, उसी में है। अच्छा, आप केवल 26 साल के हैं और 26 साल की उम्र में आपने अपने लिए कुछ फंड्स भी चुने हुए हैं जिनमें आप एसआईपी कर रहे हैं, तो पहले तो मुबारकबाद। आपने बहुत अच्छी समय पर अपने निवेश के बारे में सोचा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी इस उम्र के हमारे दर्शक होते हैं जो क्रिप्टो में पैसे लगाना चाहते हैं, जो एफएनओ में पैसे लगाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड की ओर रुझान जो है ना वो बहुत समय के बाद आता है, और आपका इस उम्र में आया है तो मुबारकबाद, अच्छा लगा ये जानकर। तो 1 करोड़ का लक्ष्य भी रखा है 15 साल के बाद, क्या कीजिएगा 1 करोड़ से? जी जी मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। असल में पहले भी मैंने सवाल छोड़ा था, तो पहले शायद कोई इशू की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो फंड है मैम 3 साल से मैं चला रहा हूँ। अच्छा, और अभी मैं मंथली एसआईपी को 18,000 से बढ़ा के 25,000 करना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 3 साल से, ओके ठीक है। तो किसी ने रेकमेंड किए हैं आपको ये फंड? नए सिरे से एक बार जी। अच्छा, तो इन्हीं फंड्स में अपनी स्टेप अप करना चाहते हैं एसआईपी, या आप नए फंड्स भी चाहते हैं? मैं एक पोर्टफोलियो नए तरह से बनवाना चाह रहा हूँ जो एकदम 15 साल के लिए एकदम जो है पूरा परफेक्ट हो जाए, फिर चेंज करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, देखिए 15 साल तक लगातार कोई फंड परफॉर्म करता रहे ऐसा तो हो नहीं सकता। फंड की परफॉर्मेंस तो आपको हर 6 महीने में एक बार रिव्यू करनी ही होगी। लेकिन हाँ, अमूमन जब भी अगर आप किसी फंड में लंबे समय तक रहते हैं ना, तो उनकी परफॉर्मेंस नेट लंबे अंतराल में अच्छी ही निकलती है। तो ऐसा कोई एकमात्र फंड नहीं हो सकता जिससे आप चिपके रहें 15 साल। रिव्यू करते रहिएगा परफॉर्मेंस, उसके मुताबिक आपको निर्णय भी लेने होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने निवेश के साथ ना इतने मोह में मत आ जाइए, और ऐसे भी आंख बंद करके मत छोड़ दीजिए कि हमें पता ही, हमें बस कर देना है और छोड़ देना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर अच्छा लगा कि 15 साल का समय आप देना चाहते हैं, और उसके लिए आप एक सटीक रणनीति चाहते हैं जो लंबे समय तक आपके साथ रहे। गजेंद्र जी के पास आपका ये सवाल है। गजेंद्र, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है इनके पास, और इनके पास 2 स्मॉल कैप हैं एचडीएफसी के और एसबीआई के, और एक मिड कैप है मोतीलाल ओसवाल का। तो अब बताइए। बिल्कुल कविता जी, जैसा आपने कहा, ब्रिजेंद्र जी को मैं बहुत कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ कि 26 साल की उम्र में वो अच्छी एसआईपी करें 18,000। ब्रिजेंद्र जी, मैंने 30 साल में शुरू की थी, और अभी मुझे काफी रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं जल्दी शुरुआत की, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो आप एकदम सही ट्रैक पे हैं, और आपका जो पोर्टफोलियो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने एक लार्ज कैप फंड लेके रखा है, और एक मिड कैप है, और 2 स्मॉल कैप में आपने डाइवर्सिफाइड करके रखा है। 18,000 की एसआईपी भी बहुत अच्छी, और आप और खुशी की बात है कि आप उसको 5,000 बढ़ा के, मतलब 7,000 बढ़ा के 25,000 करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ 18,000 की भी कंटिन्यू करते हैं 15 साल में, तो आपको लगभग ये 94 लाख की रकम हो जाती है, अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलता हूँ पोर्टफोलियो पे। तो अगर आप 25,000 की करें तो काफी अच्छा हो जाएगा, इजीली वो 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। तो आप ये एसआईपी को कभी बंद मत होने दीजिएगा। खाली जैसा कि कविता जी ने बताया कि कोई भी एक फंड अच्छे टाइम सारे टाइम नहीं करता है अच्छा। जनरली हम ये देखते हैं कि अगर किसी फंड ने बहुत अच्छा कर लिया है 2-3 साल, तो फिर उसमें काफी नए पैसे आते हैं, और फिर वो फंड वापस खराब करता है। तो इसीलिए हर 6 महीने या साल भर में आपका पोर्टफोलियो देखना चाहिए। कोई फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा इंडेक्स या मार्केट से बाहर है और किया है, दैट इज अ टाइम मे बी प्रॉफिट बुकिंग करके या तो हम फंड मतलब उसी स्पेस में, उसी कैटेगरी में रह सकते हैं। कई बार होता है स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा कर लिया है, जैसे अभी लास्ट 2 साल से स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, तो थोड़ा पैसा हमें स्मॉल कैप से बुक करके लार्ज कैप जिसने परफॉर्म नहीं किया है वहां भी डाल सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, और अगर फंड ने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो वहां भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से आप मॉनिटरिंग करेंगे तो 15 ईयर्स में 1 करोड़ बहुत आराम से बन सकता है, बशर्ते आप ये एसआईपी कंटिन्यू करते हैं। अभी तो मार्केट अच्छा चल रहा है इसलिए सब अच्छा लग रहा है, बट मार्केट खराब अगर आता है उस वक्त खासकर आप एसआईपी बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। हो सके तो बढ़ाइएगा, या अगर लमसम डाल सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी।
मेरे ख्याल से ये अंत में जो आपने कहा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमने देखा अभी तक तो एसआईपी के आंकड़े भी रिकॉर्ड हाई पर आ रहे हैं, लेकिन दिसंबर में हमने देखा कि रिकॉर्ड आउटफ्लो भी हुआ है, 11,100 के पार का आंकड़ा भी है जहां पर एसआईपीज निकाली भी है लोगों ने। तो ये नहीं करना है, ये मान के चलिए कि बाजार के हर उतार चढ़ाव में आप निवेश कर रहे हैं, और एसआईपी एक बहुत बढ़िया तरीका है बाजार के हर चाल में आपको इक्विटी में पार्टिसिपेट करने का। तो विजेंद्र, आपको सलाह समझ में आ गई है, कुछ सवाल पूछना है आपको, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है झटपट, तो फटाफट पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं। करना है कि कोई फंड और दूसरा मैं ऐड कर लूं अपने उसमें, कौन सा ऐड करना अभी है? फिलहाल 7,000 मुझे बढ़ाना। जो बढ़ाने वाली राशि है गजेंद्र, क्या इन्हीं फंड्स में बढ़ा दिए जाएं या अलग से कुछ करना चाहिए? बिल्कुल इन्हीं फंड्स में बढ़ाइए फिलहाल। स्मॉल कैप में मत बढ़ाइए फिलहाल, आप लार्ज कैप में ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि स्मॉल कैप काफ़ी बढ़ चुके हैं। सो अगले 1-2 साल लार्ज कैप में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। ये अगर मार्केट गिरता है, करेक्ट होता है, तो स्मॉल कैप काफ़ी गिरेगा कंपेयर टू लार्ज कैप। सो नेक्स्ट 1 साल के लिए एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा लार्ज कैप में ज़्यादा बढ़ाइए। ठीक है, चलिए सलाह मानिए और उसी तरह से बदलाव कीजिएगा विजेंद्र जी। और मुझे भी इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का ये सिलसिला जो है वो जारी है, और हर्ष और गजेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं जो आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। इस बीच अगर आप भी हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, सवाल पूछना चाहते हैं, झटपट छोड़ दीजिए, एक्सपर्ट के सामने आपके सवाल रखेंगे और लाइव जवाब भी लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, करा रहे हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हर्ष और गजेंद्र हमारे आज के मेहमान हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, और आपके सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए आ रहे हैं। यूट्यूब पर भी हम लाइव हैं इस वक्त, वहाँ पे भी आप सवाल छोड़ सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ूंगी, और हर्ष के लिए एक और यूट्यूब का सवाल, बलराम साहब का सवाल है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 6,000 रुपये की SIP कर रखी है हर महीना, और SBI का स्मॉल कैप है इनके पास, और SBI का ही मैग्नम मिड कैप भी है। 20 साल तक की SIP कर सकते हैं। तो इनके फंड्स पे तो मैं सलाह लूंगी ही आपसे, साथ ही जानना भी चाहूंगी कि और कैसे विस्तार कर सकते हैं पोर्टफोलियो का। लेकिन SBI स्मॉल कैप को लेके हर्ष थोड़ा सवाल पूछना है मुझे। तमाम स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम देखें तो क्या ये एक ऐसा फंड है जो अपने पेयर्स के मुकाबले थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है इस वक्त? जी नहीं कविता, मैं इसे ना अंडर परफॉर्मिंग स्कीम डेफिनेटली नहीं कहूंगा। SBI इज अ वेरी गुड फंड हाउस, और उनकी जो मिड एंड स्मॉल कैप, ये जो दोनों स्कीम जो इन्होंने ले रखी है, दे आर वेरी गुड स्कीम्स इन द कैटेगरी। तो और अंडर परफॉर्मेंस एंड आउट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन आप किस पीरियड में करते हैं वो भी जरूरी होता है। कई कई बार क्या होता है कि जो जो स्ट्रैटेजी फंड मैनेजर ने अपनाई है और जो स्टॉक्स वो ऐड कर रहे हैं, उनमें जो टर्न अराउंड होना था, या जो कॉर्पोरेट एक्शन, या कोई जो वो सोच रहे हैं उसमें जो डेवलपमेंट होने का, वो अभी तक शायद हुआ नहीं होगा। सो आई थिंक इसको आपको सिर्फ एक पीरियड के लिए अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस नहीं देखना है। आपको देखना है कि इनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये इनके जो बाकी रेशियोज है, जो सॉर्टिनोज हैं, जो शार्प रेशियोज हैं, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको कितनी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी दिखाते हैं। तो आई थिंक इन सब पैरामीटर्स पे SBI स्मॉल कैप अच्छी स्कीम है और अपने पोर्टफोलियो में जुड़े रख सकते हैं। अब जहां तक बलराम जी का सवाल था कि इनके ये 2 स्कीम है जिसमें ये 6,000 रुपए कर रहे हैं और 6,000 बढ़ाना चाहते हैं। तो बलराम जी, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि हमेशा जैसे हम अलग-अलग कैटेगरी की स्कीम्स लेते हैं, उसी तरह कोशिश करिए कि अलग-अलग फंड हाउसेस की भी स्कीम लें, क्योंकि हर एक फंड हाउस की अलग एक फिलॉसफी होती है, उनके फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज अलग होती है, उनका फोकस अलग जगह पे भी होता है। तो उस हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन फंड हाउस बेसिस पे और मार्केट सेगमेंट बेसिस पे लेना है। तो अभी जो टोटल 12,000 रुपए आपको निवेश कर रहे हैं, उससे मैं 2 नई स्कीम आपको बता रहा हूँ। 3-3 हजार दोनों में करिएगा। ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में 3,000, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 3,000, और बाकी के 6,000 जो हैं वो आप SBI स्मॉल कैप और SBI मिड कैप में फिलहाल कंटिन्यू करिए। लेकिन आगे जाते हुए कोई भी एक स्कीम में आप दूसरी फंड हाउस कर लीजिए, या तो स्मॉल कैप कोई दूसरी फंड हाउस कर लीजिएगा, या तो मिड कैप। लेकिन ये जो आप रिव्यू करेंगे वो 6 महीने बाद करिए, और उस समय इनमें से कोई भी एक स्कीम आपको स्विच करके दूसरे फंड हाउस की लेनी होगी। बाकी जो इस तरह से पोर्टफोलियो मैंने आपको बनाया, मैंने आपको लार्ज कैप, आपको एक कॉन्ट्रा वैल्यू ओरिएंटेड फंड, एक स्मॉल और मिड कैप आपके पास ऑलरेडी है। तो मार्केट के अलग-अलग सेगमेंट्स में आपका एक्सपोजर इस पोर्टफोलियो से बन जाएगा।
चलिए, तो ये तो सलाह हुई बलराम जी के लिए। इस बीच रविंद्र ने भी अपना एक सवाल भेजा है लुधियाना से यूट्यूब पर। रविंद्र, मैं आपका सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे हर्ष से लेना है, जो कि एक और यूट्यूब के ही हमारे दर्शक का है। हम कोशिश कर रहे हैं फ़ोन लाइन पर मिल जाएं जो भी गजेंद्र जी से सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन संजना नहीं, सुमित का सवाल है मेरे ख्याल से एक हर्ष के लिए यूट्यूब से। हर्ष, 13,000 की ये SIP कर रहे हैं, 20 साल तक कर सकते हैं। अच्छा, इनके पास DSP का ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड है, HDFC का फ्लेक्सी कैप है, ICICI प्रू का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, सैमको का भी फ्लेक्सी कैप है। तो 3 तो फ्लेक्सी कैप है इनके पास, माफ़ कीजिएगा 4 फ्लेक्सी कैप है और एक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड है। ये किस तरह का फंड होगा, ज़रा हर्ष बताइएगा। बेसिकली कविता, आइडिया ये है कि आप इंटरनेशनली जो इनोवेशन साइड पे जो AI हो गया, या आप कोई भी टेक्नोलॉजिकली साइड या कोई भी इनोवेशन थीम को पकड़ते हुए, DSP क्या करता है कि ऐसी कोई कंपनीज में निवेश करने की एक एजेंडा है इनका कि भाई ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन के तहत में जो थीम के अंदर में जो कंपनीज क्वालिफाई होती हैं, हम उनमें इन्वेस्ट करें। और एक फंड ऑफ फंड का स्ट्रक्चर है जिसमें इंडिया से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो इंटरनेशनली दूसरे फंड में जमा हो जाते हैं और वो एक्टिवली मैनेज करता है उस फंड को। तो इट्स एक थीमेटिक इंटरनेशनल फंड है। सो आई डोंट नो कि सुमित कुमार जी ने किस ऑब्जेक्टिव से किस चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। मेरा मानना ये रहता है कि जब आप एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई इंडेक्स को अगर आप ट्रैक करें तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स हम ऐसे भी इतना केयरफुली ट्रैक नहीं करते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट करें तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनेशनली करते हैं और उसमें आप कोई इंटरनेशनल थीम पकड़ रहे हैं या कोई आप इंटरनेशनल फंड मैनेजर को ले रहे हैं, तो वो फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उन्होंने किस तरह की कंपनीज खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, वो ट्रैक करना इंडिया में बैठे हुए हमारी एक्सपर्टीज शायद ना हो। तो सेफेस्ट बेट होता है जब आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट करें कि आप एक इंडेक्स को ले लें, जैसे नैस्डैक 100 हो गया मान लीजिए, या आपके पास S&P 500 हो गया, या आप एक वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड है कि अलग अलग जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके अलग अलग इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा ट्रैक करना आसान हो जाता है। नेवरदलेस ये फंड अपने आप में फिलहाल अच्छा कर रहा है, तो DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड जो वो फिलहाल अच्छा कर रहा है, तो अगर ये कंटिन्यू करना चाहते हो और इन्होंने सोच विचार के लिया है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक इनके बाकी पोर्टफोलियो का सवाल है, इनके 4 फ्लेक्सी कैप है। सो अगर थियोरेटिकली हम बात करें ना कविता, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 4 फ्लेक्सी कैप है, इंडिपेंडेंट मैंडेट है हर फंड मैनेजर के पास कुछ भी सिलेक्ट करना। लेकिन अगर हम क्लोजली देखेंगे तो सारे जो फ्लेक्सी कैप आज की तारीख में वो प्राइमरीली लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादातर उनका जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है। तो ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन के पास बहुत होगा। मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये 2 फ्लेक्सी कैप रखें, एक मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें और एक कॉन्ट्रा फंड, एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड जोड़ें। तो इस प्रकार से अभी आगे जाते हुए करें। ये DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये थीमेटिक है और मैं सोच रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि उन्होंने सोच समझ के किया होगा। वो कंटिन्यू करें एज इट इज। HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें 2-2 हजार रुपए से। एक ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, एक जो कॉन्ट्रा या वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, उसमें निवेश करें। फोलियो इनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि ICICI के पास इनके पास ऑलरेडी एक स्कीम है। एंड कोटक मल्टी कैप एक नई स्कीम दे रहा हूं इनके पोर्टफोलियो में, ये जोड़े तो इनके पास मल्टी कैप, वैल्यू ओरिएंटेड, 2 फ्लेक्सी कैप और एक इंटरनेशनल थीमेटिक फंड होगा। तो इस तरह से अपना पोर्टफोलियो आगे जाते हुए बना सकते हैं। चलिए सुमित, क्योंकि फ़ोन लाइन पर नहीं है तो हमें हर तरह के सिनारियोज कंसिडर करने चाहिए और इसीलिए जवाब लंबे हो रहे हैं थोड़े से। बहरहाल रविंद्र हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर, वो इस वक्त लाइव आपको सुन भी रहे हैं, उन्हीं का सवाल मैं लेना चाहूँगी और बहुत दिलचस्प सा सवाल है उनका। रविंद्र के सवाल के जरिए वो तमाम दर्शक जिनके जहन में फ़ंड की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल हो तो उनको जवाब मिल सकता है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई फ़ंड 2 या 3 साल बाद ठीक परफॉर्म नहीं करता है तो क्या फ़ंड से पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे या फुल अमाउंट वहीं से दूसरे फंड में आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए? ये इनका सवाल है। हाँ, आप म्यूट पे हैं गजेंद्र जी। रविंद्र जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फंड परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है मे नॉट बी द राइट रीजन कि हम उसमें से पैसा निकाल लें। कई बार फंड मैनेजर चेंज हो गया है, कई बार फंड हाउस ने फंड की फिलॉसफी को चेंज कर दिया, बदल दिया है। कई बार जैसा कि पहले भी हर्ष ने बताया था कि फंड मैनेजर जब कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, वो स्ट्रैटेजी या स्टाइल चल नहीं रहा है, राइट। जैसे फिलहाल अभी आप देखेंगे तो क्वालिटी लार्ज कैप से क्वालिटी मिड कैप्स नहीं चल रहे हैं
और अगर आपने लास्ट 2 साल में 3 साल में पैसा डाला है, तो उसमें आपका पैसा नहीं बना है, राइट? स्मॉल कैप चल रहे हैं या जो भी नॉन क्वालिटी है वो ज़्यादा चल रहे हैं। तो इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री मैं कहूँगा कि अगर आपने 3 साल देखा है कि वो नहीं चल रही है स्टाइल, तो इनफैक्ट ये सही समय है उस स्ट्रैटेजी में और पैसा बढ़ाने का, बिकॉज़ हर स्टाइल का एक समय आता है, एक टाइम आता है। तो अगर 3 साल नहीं चला है और अगर आप पैसे आप निकाल लेते हैं पेन लेने के बाद, तो फिर हमने मतलब हमने टाइम खोया है और आप पैसे भी खो रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप और इनफैक्ट पैसे डालें। और हमेशा मैं देखता हूँ जब कोई सेक्टर या स्टाइल चल जाती है और आपने पैसे बना लिए हैं 3-4 साल, देन उसमें आप प्रॉफिट बुक करके उस स्टाइल में ये सेक्टर में डालें जो नहीं चली है। सो इसको सेक्टर रोटेशन या स्टाइल रोटेशन बोलते हैं, क्योंकि एक चीज़ आप मानिए, कोई भी फंड, जैसे कविता जी ने भी कहा कि कोई भी फंड 15 साल तक नंबर 1 नहीं हो सकता है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता है। सबके साइकिल्स आते हैं। जो फंड आज नंबर 1 है वो नंबर 100th भी बनता है 2 साल 3 साल बाद। ये जो नंबर 100 है वो टॉप 5 में भी आता है। तो आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, और जस्ट बिकॉज़ वो 3 साल नहीं चला है इज़ नॉट द रीज़न कि आपको वो पैसे निकाल देने चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं चल रहा है, समझें, अपने एडवाइज़र से आप मिल सकते हैं या फिर एक्सपर्ट्स जैसे कि आप ईटी नाउ पे कर रहे हैं, तो अगर वैसी सलाह लेके करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। ऑलराइट, चलिए रविंद्र, आपके लिए ये सलाह है। और अमन ने अपना सवाल मुझे भेजा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसा एसबीआई के फ़ंड में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन एसबीआई का कौन सा फ़ंड है अमन, वो आपने मुझे नहीं बताया, तो मैं सलाह पूरी नहीं पूछ पाऊंगी। बहुत सारे फ़ंड्स हैं ना इस फंड हाउस के, तो आप मुझे फ़ंड का नाम डालिए तुरंत, तो मैं लेती हूँ। लेकिन उस बीच मोहित यादव का एक सवाल है जो मैं लेना चाहती हूँ। और हर्ष, इनको 10 साल में 1 करोड़ चाहिए, तो कितने की एसआईपी करनी होगी, स्टेप अप कितना करना होगा, कब कब लमसम करना होगा, ये इनका सवाल है। तो देखिए, स्टेप अप तो आप तभी कीजिएगा जब जब आप में क्षमता होगी। हम तो यही चाहेंगे कि आप हर साल जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे अपनी एसआईपी को बढ़ाइए, स्टेप अप कीजिए। आप चाहें तो एसआईपी के साथ साथ लमसम भी निवेश की रणनीति अपना सकते हैं। ऐसी कोई अलग से आपको अवधि की ज़रूरत नहीं है कि लमसम अब करना चाहिए। विस्तार से समझाएंगे हर्ष बताइए, मोहित का सवाल है, यूट्यूब पर आपको लाइव सुन रहे हैं। सो देखिए कविता, अगर ये चाह रहे हैं कि 10 साल में ये 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लें, और अगर हम 12% का अनुमान लगाएं, तो इन्हें हर महीने की एसआईपी करीबन 45,000 रुपीज करनी होगी। सो 45,000 की अगर ये एसआईपी करते हैं और ये 12% से ग्रो करता है, तो इन्हें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। अब ये क्योंकि 10 साल का टाइम होराइजन है, 12% का हमने अनुमान लगाया, तो जो स्कीम जिस कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे वो है इक्विटी स्कीम्स। वो विच मीन्स कि अंडरलाइन जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो शेयर्स में जाएगा। सो इक्विटी स्कीम में आपको निवेश करना है। अब जो इनका दूसरा सवाल था कि भाई कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, तो देखिए पहली बात, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें मार्केट का मूवमेंट जो है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज आपको अगर आप कर सकें तो एक चीज करनी होगी कि जैसी आपकी इनकम बढ़ती है, आप हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहिए। उसको स्टेप अप कहते हैं। या तो आप ऑटोमेटिक सेटअप कर सकते हैं या तो आप मैन्युअली उसे एडिशनल बढ़ाते रहिए। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि आपका लक्ष्य क्या, आपको मालूम है कि 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा चला, 12% का अनुमान जो हम लगाते हैं वो ऑन एन एवरेज आपको 10 साल में मिलता है, तो आपका 1 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। अब आपके इस बीच में आपके पास कोई विंडफॉल गेन्स आ जाता है, मान लीजिए कोई बोनस आ गया या कोई आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं या कोई भी आपको एडिशनल इनकम आती है, वो आप एडिशनली इसमें ऐड करिए ताकि आपका एंड कॉर्पस और थोड़ा बढ़ने की आपको उम्मीद बनती है। सो स्ट्रैटेजी सिंपल रखनी है, इतना कोई कंफ्यूजन है नहीं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है सही कैटेगरी में इन्वेस्ट करें और अमाउंट बढ़ाते रहिए। तो आई थिंक दैट विल बी द सिंपल स्ट्रैटेजी। ये आपको सलाह दी जा रही है मोहित। और सरोज कुमार का सवाल भी यूट्यूब से है। ये सवाल गजेंद्र जी के लिए है। गजेंद्र, बहुत सारे फंड्स हैं, मैं एक एक करके फ़ंड का तो नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें से मेरे ख्याल से 3 मिड कैप हैं, 4 स्मॉल कैप है, 1 इंडेक्स है, 1 ब्लू चिप है और 1 फ्लेक्सी कैप है, ठीक है। और जून 2023 से ये एसआईपी कर रहे हैं 30,000 की, और 2 करोड़ चाहिए देखिए इनको 15 साल में। बताइए सरोज कुमार का सवाल, गजेंद्र। सरोज कुमार जी, अगर आप 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 15 साल के लिए कर रहे हैं, तो 12% का रिटर्न जो हम यूजुअली पकड़ते हैं इक्विटी आपके पोर्टफोलियो से, तो उससे लगभग 1.6 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है। तो चूंकि अगर आपको 2 करोड़ चाहिए तो आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। आप उसको हर साल 5% से बढ़ाइए, तो आपको 2 करोड़ से ऊपर उसमें कॉर्पस बन जाता है। फंड्स आपके पास काफी सारे हैं, आपको नए फंड्स ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
जो आप SIP बढ़ाना चाहते हैं, वो जैसे लार्ज कैप में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ICICI ब्लू चिप में कंटिन्यू कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा बेहतरीन लार्ज कैप फंड है और अभी मार्केट वैल्यूएशंस के हिसाब से काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो। आपके पास मिड कैप के भी 3 फंड्स हैं ऑलरेडी। सो उसमें से आपको ट्रिम करना चाहिए। सो मैं रेकमेंड करूँगा आप मोतीलाल ओसवाल और HDFC के साथ में कर सकते हैं और स्मॉल कैप में भी आपके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं, उसको भी आप ट्रिम कर सकते हैं। तो SBI और स्मॉल कैप में आप बने रह सकते हैं। एक्सिस से फिलहाल आप निकल सकते हैं, ये फंड से एग्जिट कर सकते हैं। तो बस अगर हम कम फंड रखते हैं, एक या दो मिड कैप फंड, एक या दो लार्ज कैप और 2 स्मॉल कैप, तो अगर 5 से 6 फंड होते हैं तो मोर देन इनफ है। इसके ऊपर हमें पोर्टफोलियो में हम करते तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं मिल पाता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सलाह दी जा रही है। एक और यूट्यूब का सवाल संजना का मैं लूँगी और ये क्वेश्चन हर्ष आपके पास होगा। संजना का 13,000 की SIP ये कर रही हैं। फ्लेक्सी कैप है ABSL का, निपॉन का फोकस्ड है, फ्रैंकलिन का फ्लेक्सी कैप है, मिरासेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है। और 3 साल में 15 लाख चाहिए, 10 साल में इनको घर खरीदना है, 1 करोड़ चाहिए और ये इनके फिलहाल लक्ष्य हैं। बताइए। सो देखिए कविता, इनके पोर्टफोलियो में ना थोड़ा कंसोलिडेशन करने की गुंजाइश है, क्योंकि 13,000 रुपए के लिए इन्हें 6 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। 4 स्कीम्स में ये 13,000 रुपए अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो सारा डाइवर्सिफिकेशन का जो इनका पर्पस है पूरा हो जाएगा। सो इन्हीं की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही मैं 4 स्कीम चूज कर रहा हूँ, ताकि इन्हें कोई नई स्कीम या कोई दूसरे फंड हाउस के पास जाने की जरूरत ना पड़े। सो ABSL फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000, मेरा ही एसेट लार्ज एंड मिड कैप जो पहले ही इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हुआ करता, उसका नाम बदल के लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया है, उसमें 4,000 रुपए और क्वांट स्मॉल कैप में 2,000। तो मैंने सिर्फ अमाउंट्स बदले हैं और स्कीम थोड़ी कम की है। तो 4 स्कीम्स में पूरा 13,000 रुपए का निवेश हो जाएगा। जो बाकी की स्कीम्स हैं, जो 2 स्कीम्स हैं जिसमें हम कंटिन्यू नहीं करने वाले, उसमें से पैसे निकाल लें और इन्हीं 4 में वापस कंसोलिडेट करके इन्वेस्टमेंट वापस कर दें, ताकि आगे जाते हुए वापस इनके पास 4 स्कीम्स रहेंगी और इस तरह से इनका पोर्टफोलियो इजी टू मैनेज, एडमिनिस्टर, मॉनिटर सब ट्रैक कर पाएंगी इसे। तो हमारे YouTube की एक दर्शक है आलिया डिसूजा, जो इस वक्त आपको देख रही हैं। इनको 3 करोड़ इकट्ठा करने हैं 15 साल में और ये 60,000 की SIP म्यूचुअल फंड्स के जरिए शुरू करना चाहती हैं। तो कुछ फंड्स के नाम बता दीजिए और 60,000 की SIP कैसे डिवाइड करनी हो अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स, ये बता दीजिएगा। ये मेरे लिए है कविता जी? जी गजेंद्र, या आपके लिए है जी। तो 15 साल के लिए 3 अभी फिलहाल अभी आपकी इनकी कोई SIP नहीं चल रही है ना कविता जी? 60,000 की SIP करनी है इनको। जी, अभी कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ करना चाहती हैं 60,000 का। जी राइट। सो बिल्कुल, सो आलिया जी, अगर आपके पास 15 साल का समय है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30-20-10 की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो 30,000 हम 30-20-10, यस। सो 30,000 हम लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में रखते हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। वो सेफ, कंपैरेटिवली काफी सेफ है मिड और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। तो उसमें हम SIP कर सकते हैं बड़ी रकम जो 30,000 है। 20,000 हम मोतीलाल मिड कैप फंड में SIP कर सकते हैं और 10,000 फंड हम एक स्मॉल कैप, जैसे कोटक स्मॉल कैप फंड है या फिर कोटक है या फिर UTI स्मॉल कैप फंड है, तो इसमें कर सकते हैं। स्मॉल कैप में आपको कम दे रहा हूँ 2 कारण से, बिकॉज मार्केट वैल्यूएशन हाई और आप फर्स्ट टाइम है तो इसलिए काफी वोलेटाइल हो सकता है। तो अगर ये एलोकेशन आप बना के चलते हैं तो इस पोर्टफोलियो से हम 12% का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और 15 इयर्स में 3 करोड़ का टारगेट, 15 इयर्स में 3 करोड़ के आसपास का टारगेट अगर 12% आता है तो ये लगभग अचीव हो सकता है इसमें। तो 3 फंड से ज्यादा हमें जरूरत नहीं है और 30, 20 और 10 के हिसाब से हम आगे चल सकते हैं इसमें कविता जी। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर एक मेरे पास एक ही सवाल का समय बचा है। माधवी पांडे हमारी YouTube की दर्शक हैं। हर्ष, आपके पास आऊंगी। 8,000 रुपये हर महीना SIP कर सकती हैं 10 साल के लिए। बताइए कौन कौन से फंड्स हो? 3 स्कीम ही हम लेंगे फिर से।
एक है जो हम मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप आ गया। तो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, इसमें ये 4,000 रुपए निवेश कर दें। बाकी के जो 2-2 हजार रुपए हैं, ये एक इंटरनेशनल फंड लेंगे, जो ये एचडीएफसी डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड, जो ये डेवलप्ड वर्ल्ड, जो इंडिया के बाहर के जो कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। और 1-2 हजार रुपए जो है, अगर इन्हें कोई थीम या कोई सेक्टर समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो हम एक कॉन्ट्रा फंड लेते हैं, जो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो ये 3 स्कीम्स के बेसिस पे ये अपना पोर्टफोलियो बना के शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ मेरे पास समय फिलहाल ख़त्म हो चुका है। गजेंद्र, आपके लिए और हर्ष आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में रुकूंगी एक ब्रेक